कैसे हैं आप सब? मैं अपर्णा शुक्ला ज्ञान मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो क्लास लेकर आए हैं आपके लिए वो क्लास है हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। इस पूरी क्लास में हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसे हुआ एवं उसका नामकरण कैसे किया गया, किसने कौन कौन सा नाम दिया। सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में वो जानेंगे। साहित्य नदी के प्रवाह की तरह होता है जो निरंतर आगे बढ़ता है, उसमें न कोई रुकावट आती है और न ही कोई उसे भंग करता है। हाँ, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आते रहते हैं और परिवर्तन के अनुरूप साहित्य को नई प्रवृत्तियां और नई दिशाएं मिलती हैं। क्या कहा गया है कि साहित्य जो है वो नदी के प्रवाह की तरह है, यानी कि वो निरंतर चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। इसमें कोई रुकावट नहीं आ सकती और ना ही उसमें कोई रुकावट ला भी सकता है, उसे कोई भंग नहीं कर सकता। लेकिन हिंदी साहित्य में या कोई भी साहित्य, उसमें क्या होता है कि समय के साथ साथ परिवर्तन जरूर आते रहते हैं और उन्हीं परिवर्तन से क्या होता है, इसको नई दिशा मिलती है। किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली उस साहित्य में प्रवाहित साहित्य धाराओं, विविध प्रयुक्तियों के आधार पर उसे विभाजित करना है। युग की परिस्थितियों के अनुकूल साहित्य की विषय तथा शैलीगत प्रवृत्तियां परिवर्तित होती रहती हैं। इसमें क्या है कि जैसे जैसे युग में परिवर्तन होता है, उसकी प्रवृत्तियां और उसकी शैली में क्या होता है, बदलाव होते रहते हैं और परिवर्तन होते रहते हैं। हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात युक्त युक्त प्रतीत होती है, यानी कि हिंदी साहित्य के विषय में भी यही बात लागू होती है कि क्या होता है, युग की जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल या युग के बदलाव के अनुसार शैली और प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन होता रहता है। एक विशेष काल में समाज की विशेष परिस्थितियां एवं तत्संबंधी विचारधाराएं रही हैं और उन्हीं के अनुरूप साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत होती हुई हैं। अपवाद रहे अवश्य, परंतु गौड़ प्रवृत्ति के रूप में काल विभाजन करते समय स्वयं आचार्य शुक्ल जी ने विभाजन के आधार के संबंध में अपना मत स्पष्ट कर दिया है। क्या बताया गया कि इसमें अपवाद तो रहे हैं, हिंदी साहित्य की जो रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं उसमें अपवाद रहे हैं, परंतु मुख्य नहीं, गौड़ प्रवृत्तियों के रूप में रहे हैं। काल विभाजन करते समय किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन करते समय विभाजन के आधार के संबंध में अपना मत स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा है, जब प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के बारे में क्या बताया? रामचंद्र शुक्ल का कहना है, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये बात किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? ये आचार्य शुक्ल जी के अनुसार है। आचार्य शुक्ल जी ने बताया कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। क्या बताया कि जो प्रत्येक देश का जो साहित्य है वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तथा यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसमें क्या है कि जब वहां की जनता की जो चित्तवृत्ति है, सोच के परिवर्तन के साथ साथ ही वहां का जो साहित्य है उसी के साथ साथ वो भी बदल जाता है। तो क्या इन्होंने कहा, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये बात
काल विभाजन में आचार्य शुक्ल जी ने कही है। यह आचार्य शुक्ल जी का मत है साहित्य के काल विभाजन में। हिंदी साहित्य के इतिहास की सामग्री भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता आदि ग्रंथों में मिलती है। हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी किन किन ग्रंथों में मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मिलती है हमें भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ये जो ग्रंथ हैं इनमें हमें हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी मिलती है, किंतु काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई दृष्टि नहीं की गई थी। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता आदि ग्रंथों में तो मिला, लेकिन इनमें क्या बताया गया कि काल विभाजन की इनमें कोई बात नहीं की गई थी या काल विभाजन की दृष्टि से ये ग्रंथ नहीं थे। फिर हम आगे बात करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का श्रेय एक फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी को दिया जाता है। तो क्या एक क्वेश्चन क्या बनता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा और कौन सा सर्वप्रथम इतिहास? तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? गारसादा तासी ने लिखा है। और ये कहाँ के थे? ये फ्रेंच विद्वान थे। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी को दिया जाता है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्वार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय दिया। इन्होंने अपने ग्रंथ में क्या किया? हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का परिचय दिया, परंतु उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया था। इनका जो ग्रंथ था उसमें भी इन्होंने काल विभाजन और नामकरण की बात नहीं करी थी, सिर्फ साहित्य के इतिहास की सामग्री थी, क्योंकि सबसे पहला जो इतिहास है हिंदी साहित्य का वो इन्होंने ही लिखा था, लेकिन नामकरण की कोई जानकारी इन्होंने इसमें नहीं दी थी। सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? गारसादा तासी ने, लेकिन नामकरण की कोई जानकारी इसमें नहीं थी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में जो ग्रंथ लिखा इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी विद्वान शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। पहला कौन सा था? गारसादा तासी का लिखा हुआ इस्तवार द ला लिटरेचर रहु ए हिंदुस्तानी था, और दूसरा था शिव सिंह सरोज का। क्या है दूसरा? कौन सा? शिव सिंह सरोज। जो किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ किसका था? शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज था, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। इसमें लगभग 1000 भाषा कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण संग्रहित किए गए, किंतु काल विभाजन का इसमें कोई संकेत नहीं मिला। तो शुरुआत में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसमें इतिहास तो था, लेकिन काल विभाजन का संकेत नहीं था, चाहे वो गारसादा तासी ने किया हो या शिव सिंह सेंगर ने किया हो। इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उसमें काल विभाजन का कोई भी संकेत नहीं मिला था। इस संबंध में सबसे पहला प्रयास करने का श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है, पर जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है, उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयां थीं जिससे वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। इस संबंध में काल विभाजन के संबंध में जो बात करी है वो सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने करी, और इसमें बताया कि उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में ये इस बात को स्वीकार कर लिया था कि अनेक ऐसी कठिनाइयां आई सामने जिसकी वजह से वो कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकी या पूर्णतः सफल नहीं हो सके। उन्होंने लिखा है, सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव ही सिद्ध हुआ है। इन्होंने
हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया। कितने शीर्षकों के अंतर्गत? 11 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया। इन्होंने मतलब किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इन्होंने सबसे पहला नाम क्या दिया इसको? सबसे पहला नाम इन्होंने दिया इसको चारण काल। क्या दिया? चारण काल। दूसरा, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे कि प्रेम कविता, ब्रज भाषा का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये 11 शीर्षक जो है इसमें इनका विभाजन इन्होंने बताया। फिर डॉक्टर ग्रियर्सन के विभाजन में अनेक असंगतियां, न्यूनता एवं त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इसका अपना महत्व है। क्या बताया गया कि इसमें बहुत सारी न्यूनता एवं त्रुटियां थी, परंतु इसका अपना एक महत्व है। क्यों है? क्योंकि ये सर्वप्रथम प्रयास था। सर्वप्रथम प्रयास होने के कारण इसका अपना एक अलग महत्व है। उसमें चाहे असंगतियां, न्यूनता या त्रुटियां रही भी हैं, फिर भी इसको एक अलग महत्व दिया गया। इसके बाद इसका नाम किसने दिया, उसकी बात करेंगे। आगे चलकर मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में, मिश्र बंधुओं का कौन सा ग्रंथ मिला? मिश्र बंधुओं का था मिश्र बंधु विनोद। कौन सा था? मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में, और कब? 1913 में काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि में ग्रियर्सन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित कहा जा सकता है। क्या बताया गया कि सबसे पहले तो ग्रियर्सन ने दिया, उसके बाद किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने। इसकी पुष्टि किसमें हुई? मिश्र बंधु विनोद में। इन्होंने अपने काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो कि ग्रियर्सन के प्रयास से बहुत ज्यादा प्रौढ़ एवं विकसित साबित हुआ। उनका विभाजन किस तरह से था वो भी बात करेंगे। ग्रियर्सन ने तो इसको 11 शीर्षकों में बांटा था। मिश्र बंधु विनोद जो है उसमें कितने शीर्षकों में बांटा गया है? सबसे पहला था आरंभिक काल। इन्होंने पूरे 5 शीर्षकों में बांटा है। तो सबसे पहला आरंभिक काल था। कौन सा? आरंभिक काल। आरंभिक काल को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। तो सबसे पहले आरंभिक काल के 2 काल हुए, पूर्व आरंभिक काल और दूसरा उत्तर आरंभिक काल। पूर्व की समयावधि रही है 600 से लेकर 1343 और उत्तर आरंभिक की 1344 से 1444। फिर है मध्यकालिक या माध्यमिक काल। उसको पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में बांटा गया। तीसरा है अलंकृत काल, उसको पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल में बांटा गया। चौथा है परिवर्तन काल और 5वां है वर्तमान काल। 5वां कौन सा था? वर्तमान काल। तो फिर से एक बार देख लेंगे कि मिश्र बंधुओं ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके नामकरण या काल विभाजन की बात करें तो सबसे पहले किसने किया? ग्रियर्सन ने। उसके बाद कौन है? उसके बाद मिश्र बंधु है। मिश्र बंधुओं ने 5 में किया। पहला आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। ये रहा मिश्र बंधु के अनुसार। मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रयास किया। क्या बताया गया कि सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया, फिर मिश्र बंधुओं ने किया, और मिश्र बंधुओं के प्रयास के पश्चात जो किया वो किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन का नया प्रयास किया। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में।
इनके काल विभाजन में अधिक सरलता, स्पष्टता एवं सुबोधता है। अपनी इसी विशेषता के कारण वह आज तक सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। कहा गया कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया वो अत्यंत सरल होने की वजह से सर्वमान्य और सर्वत्र प्रचलित है। ये हर जगह पर मान लिया गया। किसके अनुसार ये काल विभाजन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। किसके अनुसार है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। सर्वमान्य एवं सर्वत्र प्रचलित क्यों है? क्योंकि ये अत्यंत सरल है। और उनका काल विभाजन किस प्रकार है, अब उसकी बात करेंगे। इन्होंने 4 भागों में बांटा। ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा? 11 में। मिश्र बंधुओं ने 5 में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहला आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल नाम दिया गया। दूसरा कौन सा था? दूसरा है पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को कौन सा नाम दिया गया? वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार काल विभाजन जो किया गया वो कितने प्रकार? 4 प्रकार का था। पहला था आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल, चौथा था आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया, आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया। और इनका जो समय है वीरगाथा काल का 1050 से 1375, भक्ति काल का था संवत 1375 से 1700 तक, और रीति काल का रहा है संवत 1700 से 1900 तक। गद्य काल का संवत 1900 से लेकर अब तक ये गद्य काल का समय रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विभाजन किया, और इन्होंने अपने विभाजन को जो प्रस्तुत किया वो इस प्रकार था। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? संधिकाल। कौन सा नाम दिया? संधिकाल। उसका समय कितना था? 750 से 1000। फिर चारण काल। चारण काल 1000 से 1375। भक्ति काल रहा है 1375 से 1700 तक, और रीति काल रहा है 1700 से 1900 तक। फिर आखिरी कौन सा? आधुनिक काल। कौन सा नाम दिया? आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय रहा है 1900 से लेकर अब तक। ये रहा आधुनिक काल। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका जो विभाजन किया वो 5 खंडों में किया। सबसे पहला कहा इन्होंने संधिकाल, और दूसरा चारण काल, तीसरा भक्ति काल, चौथा रीतिकाल और 5वां आधुनिक काल। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विभाजन के अंतिम 3 काल विभाजन आचार्य शुक्ल जी के ही विभाजन के अनुरूप है। कौन कौन से? अंतिम 3 में कौन सा? भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये 3 जो उनका काल विभाजन था, कहा जाता है कि वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन के अनुरूप ही है, उसके जैसे ही है। केवल वीरगाथा काल और के स्थान पर चारण काल एवं संधिकाल नाम देकर इन्होंने अपना नयापन स्थापित कर दिया। क्या कहा जाता है कि जो इन्होंने 5 कालखंडों में बांटा, संधिकाल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो कहा गया कि जो नीचे के 3 हैं, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये तो आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन के जैसे ही मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। सिर्फ ऊपर के जो शुरुआत के 2 थे, संधिकाल और चारण काल, इन दोनों को इन्होंने नया नाम देकर अपने नएपन को क्या किया? स्थापित किया कि हाँ, मैंने नया काल विभाजन किया। फिर हम आगे बात करेंगे। इसी परंपरा में बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा किया हुआ काल विभाजन भी उल्लेखनीय है। तो रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद किसने किया? बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने किया? बाबू श्याम सुंदर दास ने।
उनके काल विभाजन में आचार्य शुक्ल जी से कोई अधिक भिन्नता नहीं है। उनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आदिकाल, सबसे पहले कौन सा था? आदिकाल। फिर पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग और आधुनिक युग। ये चार जो काल विभाजन है वो किसने किए? बाबू श्याम सुंदर दास ने। इन्होंने कौन से नाम दिए? सबसे पहले आदिकाल, फिर दूसरा पूर्व मध्य युग और तीसरा उत्तर युग, चौथा आधुनिक युग। ये नाम भी दिया है बाबू श्याम सुंदर दास ने। आदिकाल, इसमें क्या बताया गया कि वीर गाथा का युग, और जो पूर्व मध्य युग है ये भक्ति का युग है, उत्तर मध्य युग रीति ग्रंथों का युग है और आधुनिक युग नवीन विकास का युग है, ऐसा कहा गया। और इनका समय था वीरगाथा का 1100 से संवत 1400 तक, भक्ति युग का था 1400 से संवत 1700 तक, रीति ग्रंथों का जो युग था वो संवत 1700 से संवत 1900 तक, और आधुनिक युग यानी कि नवीन विकास का युग जो था वो संवत 1900 से अब तक का रहा है। तो श्याम सुंदर दास के बारे में क्या कहा गया कि इनका जो काल विभाजन है वो भी उल्लेखनीय है, लेकिन इनके काल विभाजन में क्या है कि आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन से कोई अधिक भिन्नता नहीं है। शुक्ल जी के काल विभाजन से मिलता जुलता ही है, कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है। उपर्युक्त काल विभाजन की परंपरा में आचार्य शुक्ल के बाद कुछ विद्वानों ने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहा गया कि जो आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन के बाद जो काल विभाजन हुए हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर करके ही काल विभाजन का नया रूप दे दिया है, कोई ज्यादा अंतर नहीं मिला है। परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन के आधार पर ही अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और उपयुक्त प्रतीत होता है। गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इसका अनुमोदन किया है। किसने? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। उनका कौन सा ग्रंथ है? गणपति चंद्र गुप्त जी का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कौन सा था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसमें क्या किया उन्होंने? अनुमोदन किया है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। बाबू श्याम सुंदर दास के बाद किया है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। इसकी पुष्टि कहाँ हुई? हिंदी साहित्य का काल विभाजन इतिहास में। इन्होंने सबसे पहले कहा प्रारंभिक काल, फिर दूसरा पूर्व मध्य काल, तीसरा उत्तर मध्य काल और चौथा आधुनिक काल। गणपति चंद्र गुप्त जी ने कितने भागों में विभाजित किया इसको? 4 भागों में। और वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था प्रारंभिक काल, दूसरा था पूर्व मध्य काल, तीसरा था उत्तर मध्य काल और चौथा आधुनिक मध्य काल। प्रारंभिक काल की जो समयावधि है वो 1184 से 1350 ईस्वी तक थी। पूर्व मध्य काल की थी 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्य काल की कालावधि रही है 1600 से 1857 ईस्वी तक। और आधुनिक काल की जो समयावधि है वो 1857 ईस्वी से लेकर अब तक की है। इस परंपरा में डॉक्टर नगेंद्र का भी उल्लेखनीय जो विभाजन है वो भी उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण कुछ इस प्रकार किया है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन है। इन्होंने सबसे पहले क्या नाम दिया डॉक्टर नगेंद्र ने? डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन उसमें सबसे पहला था आदिकाल, और दूसरा था भक्तिकाल, तीसरा था रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। समयावधि है आदिकाल की 7वीं सदी से के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। आदिकाल की समयावधि क्या बताई? इसकी 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल की है 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक। और रीति काल की है 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक। और आखिरी कौन सा था? आधुनिक काल, और वो है 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक। आधुनिक काल का जो समय है वो 19वीं सदी के मध्य से लेकर
अब तक का है। तो ये जो काल विभाजन है वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। फिर आगे कौन सा है, पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल। उसका जो समय है वो 1870 से लेकर 1900 ईस्वी तक है। कौन सा, पुनर्जागरण काल, जिसको और किस नाम से जानते हैं, भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं। उसका समय है संवत 1877 से लेकर 1900 ईस्वी तक। फिर आगे है जागरण या सुधार काल, जिसको द्विवेदी काल के नाम से भी जानते हैं। अगला कौन सा है, जागरण या सुधार काल, जिसको किस नाम से जानते हैं, द्विवेदी काल के नाम से। उसका समय है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। उसके बाद है छायावाद काल। कौन सा, छायावाद काल। छायावाद काल का जो समय है वो संवत 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक है। छायावाद काल का समय कितना है, 1918 से लेकर 1938 ईस्वी तक। और फिर कौन सा है, छायावादोत्तर काल। कौन सा, छायावादोत्तर काल। उसका समय है, छायावादोत्तर काल को कितने भागों में बांटा गया, उसे 2 भागों में बांटा गया। पहला था प्रगति प्रयोग काल और दूसरा था नवलेखन काल। पहला कौन सा था, प्रगति प्रयोग काल, और दूसरा था नवलेखन काल। प्रगति प्रयोग काल का जो समय था वो था संवत 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक। कितना समय था, 1938 से लेकर 1953 ईस्वी तक। और नवलेखन काल का जो समय था वो था संवत 1953 से लेकर अब तक। हमने सभी विद्वानों के अनुसार काल विभाजन पढ़ा कि ग्रियर्सन ने कैसे किया, डॉक्टर नगेंद्र ने कैसे किया, द्विवेदी जी ने कैसे किया, मिश्र बंधु ने कैसे किया, बाबू श्याम सुंदर दास ने कैसे किया। इन सब के बारे में हमने काल विभाजन पढ़ा कि इन सब का अपना अपना क्या मत रहा है और कौन कौन से नाम दिए काल विभाजन के। तो उपर्युक्त सभी विद्वानों के काल विभाजन में आचार्य शुक्ल जी का काल विभाजन ही सर्वसम्मत एवं उपयुक्त माना गया है। क्या बात करी गई कि हम जितने भी काल विभाजन थे उसमें सर्वसम्मत या सर्वमान्य जो काल विभाजन है वो आचार्य शुक्ल जी का ही है। आचार्य शुक्ल जी के बाद जितने भी विद्वानों ने काल विभाजन किया वो आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन से कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहे हैं। तो सबसे सर्वमान्य जो रहा है वो आचार्य शुक्ल जी का रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन बने या पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का सर्वमान्य काल विभाजन किसका रहा है, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा है। सबसे सर्वप्रथम इतिहास लेखन किसका था, वो गारसादा तासी का था। गारसादा तासी कहाँ के विद्वान थे, वो फ्रेंच विद्वान थे गारसादा तासी। फिर आगे बात करते हैं हिंदी साहित्य का नामकरण। किसकी, हिंदी साहित्य का नामकरण। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं, केवल हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर मतभेद है। क्या बताया गया कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विद्वानों में इतना मतभेद नहीं है। मतभेद किस में ज्यादा है, हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर मतभेद है। उसमें भी मुख्यतः 2 वर्ग हैं। पहला, एक वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानता है और दूसरा वर्ग 10वीं शताब्दी से मानता है। क्या है कि इसके काल विभाजन में इतने मतभेद नहीं बताए गए हैं, मतभेद इसके आरंभ में बताए गए हैं। और इस मतभेद में दो वर्गों में बट गया। पहला क्या था, पहला मानता था कि हिंदी वर्ग, पहला जो वर्ग है वो मानता था कि हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो 7वीं शताब्दी से हुआ है और दूसरा वर्ग मानता था कि 10वीं शताब्दी से हुआ है। तो इसी बात का मतभेद है। वास्तव में 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक के जो कालखंड को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो यह मतभेद भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि इस कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में है और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसमें बताया गया कि जो मतभेद चल रहा है कि कुछ लोग 7वीं शताब्दी से हिंदी का आरंभ मानते हैं हिंदी साहित्य का, तो कुछ लोग 10वीं से मानते हैं। कहा गया कि 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक के कालखंड को क्या मान लिया जाए कि ये हिंदी साहित्य की
पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो मतभेद समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस कालखंड की रचनाएं जो है अपभ्रंश में है और अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। इसलिए 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक को कालखंड की का जो समय है उसको हिंदी साहित्य के भूमिका या पृष्ठभूमि के तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए। हिंदी भाषा एवं साहित्य के मूल चेतना को जानने के लिए इस कालखंड की भाषा के स्वरूप एवं साहित्य धारा को समझना अति आवश्यक है। क्या बताया गया कि हिंदी साहित्य की जो मूल चेतना है उसको जानने के लिए इस कालखंड की भाषा के स्वरूप को एवं साहित्य धारा को समझना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मुख्यतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के आरंभिक कालखंड जिसको आदिकाल और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड जिसको रीतिकाल के नामकरण को लेकर ही अधिक मतभेद है। क्या बताया गया कि मुख्यतः हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन मुख्यतः किसमें है? मुख्यतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के आरंभिक कालखंड जिसको आदिकाल के नाम से जानते हैं और 17वीं शताब्दी किसके 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड जिसको रीतिकाल के नाम से जाना गया है, इनके नामकरण को ही लेकर अधिक मतभेद है। क्या बताया गया कि इनके नामकरण को लेकर अधिक मतभेद है। तो जो 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के नामकरण में जो अधिक मतभेद है उसके बारे में बात करेंगे कि इसका जो विभिन्न विद्वानों द्वारा नामकरण किया गया वो कैसे किया गया, किसने कौन सा नाम दिया, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम चारणकाल, सबसे पहला नाम चारणकाल है। चारणकाल नाम किसने दिया? ग्रियर्सन ने दिया। क्या बताया गया कि 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड का जो विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे सबसे क्या नाम दिया? ग्रियर्सन के अनुसार चारणकाल, मिश्र बंधु के अनुसार प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल, राहुल काकत्यायन के अनुसार सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजवपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार वीरकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार संधिकाल एवं चारणकाल नाम दिया गया। अब हम इन काल के बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे कि ग्रियर्सन ने जो चारणकाल कहा है उसके बारे में जानेंगे कि क्या है चारणकाल, इसका ये नाम क्यों पड़ा। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं चारणकाल की। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल का नाम चारणकाल किया है। चारणकाल नाम किसका दिया? हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल रहा है, जो सबसे शुरुआत का काल रहा है, कौन सा सबसे आरंभिक काल, उसको ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम कौन सा नाम दिया? चारणकाल कहा। ग्रियर्सन ने क्या कहा? ग्रियर्सन ने इसे चारणकाल कहा। किंतु इस नामकरण का कोई ठोस प्रमाण वे प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने चारणकाल को 643 ईस्वी से माना है, जबकि 1000 ईस्वी तक चारण कवियों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है, अतः यह नामकरण उपयुक्त नहीं है। क्या बताया गया कि जो क्या कहा गया कि जो चारण काल है
जो ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक काल को नाम दिया चारण काल, लेकिन इसमें कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत न होने के कारण ये जो नामकरण है यह उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है, इस वजह से इसको उपयुक्त नहीं माना गया, इसका नामकरण उपयुक्त नहीं है। किसका? चारण काल का। और चारण काल नाम किसने दिया है? चारण काल सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने कहा था। फिर हम आगे बात करेंगे प्रारंभिक काल की। किसकी? प्रारंभिक काल की। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने दिया। किसने? मिस्र बंधुओं ने दिया। 643 ईस्वी से लेकर 1387 ईस्वी तक के काल को प्रारंभिक काल के नाम से अभिहित किया गया है। यह नाम किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है। क्या बताया गया कि जो प्रारंभिक काल नाम है वो किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक या सूचक नहीं है। यह एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है, अतः यह नाम भी तर्कसंगत नहीं है। क्या बताया गया कि हिंदी साहित्य जो है उसका कोई द्योतक नहीं है, ये सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है। प्रारंभिक काल क्या है? एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताता है, अतः यह नाम भी तर्कसंगत नहीं है। फिर हम आगे बात करेंगे वीरगाथा काल की। वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल का समय कितना माना है? उन्होंने कहा है कि संवत 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक की कालावधि को वीरगाथा काल नाम दिया गया है। जो समय अवधि रही है वीरगाथा काल की आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितनी रही है? 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक की कालावधि को वीरगाथा काल नाम दिया गया है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने कहा है, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150-200 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। एक अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयां आरंभ हुई हैं या होती हैं, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया कि जब से मुसलमानों की चढ़ाइयां आरंभ हुई है तब से हम हिंदी साहित्य की जो प्रवृत्ति है वो विशेष रूप से बहुत बंधी हुई पाई गई है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। इन्होंने क्या बताया? रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि वीरगाथा काल के जो कवि थे, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे अपनी राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं या आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। उस समय क्या था कि लोग राजाओं के यहाँ रहते थे जो उनको आश्रय देते थे। आश्रयदाता जो राजा थे उनकी वीरता का वर्णन वो उसमें करते थे। और यह प्रबंध परंपरा किस नाम से जानी गई? रासों के नाम से जानी गई। तो रासों में क्या होता था? अपने आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन होता था, श्रृंगारिकता का वर्णन होता था, और इसको हम रासों के नाम से जानते थे, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया कि जो राजाश्रित कवि होते थे वो अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता का वर्णन करते थे और उस परंपरा को रासो कहा गया, और उसी को लक्ष्य करते हुए हमने इस काल को वीरगाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण करने के लिए जिन 12 ग्रंथों का आधार बनाया, उन ग्रंथों के बारे में हम जानेंगे। वो 12 ग्रंथ कौन से थे? सबसे पहले था विजयपाल रासो। 12 ग्रंथ हमारे कौन कौन से थे?
विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। ये सारे जो ग्रंथ हैं ये राजाश्रित कवियों के द्वारा रचे हुए ग्रंथ हैं, जिसपे इन्होंने क्या किया है, अपने आश्रयदाता जो राजा होते थे उनकी वीरता का वर्णन किया, और इसको हम रासों के नाम से जानते हैं। इस परंपरा को रासों के नाम से जानते हैं। और ये शुक्ल जी ने जो वीरगाथा काल नाम दिया, इस युग के नामकरण के लिए जिन ग्रंथों को आधार बनाया वो यही 12 रासो ग्रंथ थे। पहला कौन सा था? विजयपाल रासो, दूसरा था हमीर रासो, तीसरा कीर्तिलता, चौथा कीर्ति पताका, पांचवा खुमान रासो, छठवा था हमारा बीसलदेव रासो, सातवां पृथ्वीराज रासो, 8 जयचंद्र प्रकाश, 9 था जय मयंक जस चंद्रिका, 10 परमाल रासो, 11वां खुसरो की पहेलियां और 12वां रासो ग्रंथ था विद्यापति की पदावली। तो ये 12 ग्रंथ आचार्य शुक्ल जी ने इन्हीं 12 ग्रंथों को आधार बनाकर वीरगाथा काल नाम दिया। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार माना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन रचनाओं को अप्रामाणिक सिद्ध करते हुए वीरगाथा काल नामकरण को निरर्थक सिद्ध किया। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस वीरगाथा काल नाम को निरर्थक सिद्ध कर दिया। कैसे? जैसे बीसलदेव रासो और खुमान रासो नए शोध परिणामों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने जाते हैं। क्या बताया गया कि जो बीसलदेव रासो और खुमान रासो है, कौन सा? बीसलदेव और खुमान रासो, ये शोध परिणामों के आधार पर कब की रचना माने जाता है? 16वीं शताब्दी में रचित माने जाते हैं। हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक मान लिया गया है। अर्ध प्रमाणिक किसे माना गया? पृथ्वीराज रासो को। परमाल रासो या आल्हाखंड के मूल का आज तक कोई पता नहीं लगता है, और खुसरो की पहेलियां तथा विद्यापति की पदावली भी वीरगाथात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचना हुई। तो आचार्य शुक्ल जी ने जो नाम दिया वीरगाथा काल, आचार्य हजारी प्रसाद जी ने उसका खंडन किया। हजारी प्रसाद तो आचार्य शुक्ल जी ने इसका जो वीरगाथा काल नाम दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसको निरर्थक सिद्ध साबित कर दिया, निरर्थक सिद्ध कर दिया। उन्होंने इसको कहा कि ये वीरगाथा काल नामकरण निरर्थक है। और उसको निरर्थक कैसे बताया? जैसे बीसलदेव रासो और खुमान रासो नए शोध परिणामों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने गए। हमीर रासो जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मान लिया गया। परमाल रासो या आल्हाखंड के मूल का आज तक कोई पता ही नहीं लगता है। और खुसरो की पहेलियां तथा विद्यापति की पदावली भी वीरगाथात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, बल्कि इसमें धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचना हुई है। तो इसके आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल नाम को निरर्थक सिद्ध कर दिया है कि वीरगाथा काल नाम इन 12 ग्रंथों के आधार पर गलत है, निरर्थक है। फिर आगे बात करेंगे सिद्ध सामंत काल की। किसकी? सिद्ध सामंत काल की। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल का नाम सिद्ध सामंत काल किया। इनके मतानुसार इस कालखंड के समान जीवन पर सिद्धों का और जैन
क्या बताया गया कि सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया है। इस युग की अंतर्बाह्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करने से पता लगता है कि वहां सिद्धों और सामंतों का ही वर्चस्व था। इसी वजह से राहुल सांकृत्याय ने इसको सिद्ध सामंत काल नाम दे दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। राहुल सांकृत्याय ने इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया है। इनके मतानुसार इस कालखंड के समाज जीवन पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार रहा है। किसका? सिद्धों और सामंतों का एकाधिकार रहा है। किस पर? राजनीतिक स्तर पर। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया है। इस युग की जो अंतर्बाह्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करने से क्या पता चला कि वहां पर सिद्धों और सामंतों का ही वर्चस्व था या उन्हीं का बोलबाला था। इस वजह से इस नाम को इस जो आरंभिक काल का नाम है सिद्ध सामंत काल रख दिया गया राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। इस नामकरण से तत्कालीन सामंती वातावरण का तो पता चलता है, परंतु किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं हो पाता। इस नामकरण से नाथपंथी और दृढ़ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो पाता है। किस समय? सिद्ध सामंत काल में। फिर हम आगे बात करेंगे बीज वपन काल की। किसकी? बीज वपन काल की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल का नामकरण बीज वपन काल किया है। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम बीज वपन काल रखा है और इसके नामकरण को बीज वपन काल किया है, परंतु यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। भाषा की दृष्टि से यह काल भले ही बीज वपन का काल हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से स्थिति ऐसी नहीं थी। इस नाम से यह आभास होता है कि यह उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियां सैसों में थी। सैसों का मतलब शुरुआती समय में, प्रारंभिक अवस्था में थी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस युग में भी प्रौढ़ता को प्राप्त अंत यह नाम उचित नहीं है। इसमें कहा गया कि जो बीजवपन काल का, इस नाम से ही पता चलता है कि बीजवपन काल का मतलब ही होता है कि शुरुआत होना, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से ऐसी स्थिति नहीं थी। इस नाम से आभास होता है कि उस समय प्रवृत्तियां सैसों में थी। क्या थी? साहित्यिक प्रवृत्तियां सैसों में थी, यह एक शुरुआती काल में थी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस समय भी प्रौढ़ता को प्राप्त या अंत यह नाम उचित नहीं है। उस समय साहित्य प्रौढ़ता को प्राप्त हो गया था, इसलिए हम इसे सैसव अवस्था नहीं कह सकते हैं। इसीलिए यह नाम भी उचित नहीं माना गया है बीजवपन काल, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार था। फिर आगे बात करेंगे वीरकाल की। वीरकाल नाम किसने दिया और क्यों दिया? जो वीरकाल नाम है वो दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल का नाम वीरकाल किया है। यह नाम आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए नाम वीर गाथा काल का रूपांतर मात्र है, किसी नवीन तथ्य को प्रस्तुत करने वाला नहीं है, अतः यह नामकरण भी समीचीन नहीं होता है। वीरकाल के बारे में विश्वनाथ प्रसाद जी ने इसको वीरकाल नाम दिया, लेकिन यह भी सर्वमान्य नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वीरगाथा काल नाम जो आचार्य शुक्ल जी ने दिया था, यह उसी नाम का एक रूपांतर मात्र था। इस वजह से इसको नहीं माना गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि कोई नवीन तथ्य इससे प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है, यह वीरगाथा काल का एकमात्र रूपांतर है, इसलिए इसको समीचीन नहीं माना जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं संधि एवं चारण काल की। संधि एवं चारण काल किसने कहा है? संधि एवं चारण काल जो नाम दिया है वो दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में। और वो 2 भाग कौन कौन से थे?
पहला था संधिकाल और दूसरा था चारणकाल। पहला कौन सा था? संधिकाल और दूसरा चारणकाल। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को नाम क्या दिया? संधि एवं चारणकाल। आदिकाल को कितने भागों में बांटा? दो में। तो पहले भाग का नाम हो गया संधिकाल और दूसरे का चारणकाल, इसीलिए संधि एवं चारणकाल नाम हुआ। संधिकाल भाषा की ओर संकेत करता है और चारणकाल से एक वर्ग विशेष का बोध होता है। क्या बताया गया कि संधिकाल का मतलब है कि यह भाषा की ओर संकेत करता है, भाषा को इंगित करता है, और जो चारणकाल है वो एक वर्ग विशेष का बोध करता है, वर्ग विशेष को दर्शाता है। इस नामकरण में भी यही त्रुटि है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि किसी जाति विशेष का नाम पर साहित्य में उस काल का नामकरण उचित नहीं है, अतः यह नामकरण भी ठीक नहीं है। तो संधिकाल के बारे में बताया गया कि आदिकाल को दो भागों में बांटा गया, संधिकाल एवं चारणकाल। संधिकाल भाषा की ओर संकेत करता है, चारणकाल किसी वर्ग विशेष की तरफ संकेत करता है। और इसमें यही त्रुटि हो गई, यही त्रुटि साबित होने की वजह से इसका भी नामकरण सही नहीं माना गया कि जिससे साहित्यिक प्रवृत्तियां न मिले, जिसमें साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया जाता है, तो वो नामकरण ठीक नहीं है। और इसमें भी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया, इसमें एक में भाषा को इंगित कर रहा है और चारणकाल जो दूसरा काल है वो एक वर्ग विशेष को इंगित कर रहा है, साहित्यिक प्रवृत्ति को नहीं, जिसकी वजह से इसका नाम भी सही नहीं माना गया है। फिर हम आगे बात करेंगे आदिकाल की। आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल नाम दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल के साहित्य को अधिकांशतः संदिग्ध और अप्रमाणित मानते हुए भी इसमें दो विशेषताओं को रेखांकित किया है। कितनी? दो विशेषताओं को रेखांकित किया। और वो दो विशेषताएं कौन कौन सी थी? पहली कौन सी थी? नवीन ताजगी। और दूसरी कौन सी थी? अपूर्व तेजस्विता। अब आगे बात करेंगे कि ये दो विशेषताएं कैसे इन्होंने रेखांकित करी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा। अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन, परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा कि जब इन दो विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि या अपने मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वस्तुतः हिंदी का जो आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है या भ्रामक धारणा उत्पन्न करता है और श्रोता के मन में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावना, परंपरा में निर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। इस प्रकार वास्तव में आदिकाल प्रारंभ का न होकर परंपरा के विकास का सूचक है। क्या कहा द्विवेदी जी ने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि इस प्रकार वास्तव में आदिकाल प्रारंभ का न होकर परंपरा के विकास का सूचक है। इन्होंने कहा कि ये आदिकाल जो है वो प्रारंभ नहीं है, शुरुआत नहीं है, बल्कि हमारी जो परंपरा चली आ रही है ये उसी को विकसित करने का सूचक है, उसी को आगे बढ़ाने का सूचक है, इसलिए इसको आदिकाल नाम दिया। इस नाम से 7वीं और 8वीं शताब्दी के बौद्ध, सिद्ध, नाथ योगियों के साथ वीरगाथा काव्यों और अब्दुल रहमान, विद्यापति तथा खुसरो आदि को एक सूत्रता में समेटा जा सकता है और फुटकर कवियों के नाम गिनाने से बचा जा सकता है। आदिकाल नाम से हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है। क्या बताया गया कि आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है।
अतः यही नाम उपयुक्त ठहरता है। अधिकांश विद्वानों द्वारा भी आदिकाल नाम ही मान्य रहा है। आचार्य द्विवेदी जी ने कहा कि जो आदिकाल नाम है इससे हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव प्रकट होता है। ऐसा माना जाता है कि भाषा की शुरुआत हुई है आदिकाल से, इसलिए यही नाम इसका उपयुक्त है। और कई सारे विद्वानों ने भी आदिकाल को ही मान्य किया है, सर्वमान्य नाम यही माना है कई सारे विद्वानों ने। फिर आगे बात करेंगे 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण। कब से कब तक? 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण कैसे किया गया है, हम उसके बारे में बात करेंगे इसमें आगे। आचार्य शुक्ल जी ने संवत कितना बताया? आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक के कालखंड को पूर्व मध्यकाल की संज्ञा से अभिहित किया है। इस युग के साहित्य में भक्ति की मुख्य प्रवृत्ति को देखते हुए इस कालावधि का नामकरण भक्ति काल किया गया। आचार्य शुक्ल जी ने 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के कालखंड को किस नाम से जाना है? भक्ति काल के नाम से। क्यों? क्योंकि इसमें भक्ति की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिली है। इसे परवर्ती सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है और आज भी भक्ति काल नामकरण सर्वमान्य है। तो आचार्य शुक्ल जी ने 14वीं से 17वीं शताब्दी तक के काल को भक्ति काल नाम दिया क्योंकि इसमें भक्ति की प्रधानता ज्यादा देखने को मिली है और आज तक इसको भक्ति काल के नाम से ही जाना जाता है। सर्वमान्य जो नामकरण है वो भक्ति काल ही माना गया है। फिर आगे बात करेंगे 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड को किस नाम से जानते हैं? कब से कब तक? 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड को किस नाम से जानते हैं? उसको रीतिकाल कहा गया। क्यों कहा गया? आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक के समय को उत्तर मध्यकाल का नाम दिया। इस युग के साहित्य में रीति लक्षण ग्रंथों के लेखन की परंपरा को देखते हुए इसे रीतिकाल कहना तर्कसंगत माना है। क्या बताया गया कि इसमें रीति ग्रंथों के लेखन की जो परंपरा थी वो अधिक होने के कारण इसको रीतिकाल कहना तर्कसंगत माना है। इस काल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। रीतिकाल के नामकरण को भी लेकर विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिया है। तो किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया है वो जानेंगे। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है। किसको? रीतिकाल को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको क्या कहा? कलाकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको क्या कहा है? कलाकाल कहा है। और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन सा काल कहा? श्रृंगार काल कहा। तो 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के कालखंड को आचार्य शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग नाम दिया है क्योंकि इसके नामकरण में भी कई सारे विद्वानों में मतभेद है। तो मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे रीतिकाल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे अलंकृत काल कहा। पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी ने अलंकृत काल नहीं श्रृंगार काल कहा है। फिर हम आगे बात करेंगे कि अलंकृत काल क्यों कहा। इसका जो नाम है रीतिकाल का वो मिश्र बंधु विनोद के अनुसार अलंकृत काल क्यों है उसके बारे में जानकारी करेंगे। मिश्र बंधुओं ने इस युग का नामकरण अलंकृत काल करते हुए कहा है कि रीतिकालीन कवियों ने जितने आग्रह के साथ रचना शैली को अलंकृत करने का प्रयास किया है, मतलब कि सजाने का प्रयास किया है, उतना अन्य किसी भी काल के कवियों ने नहीं किया। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा कि जो रीतिकालीन कवि है जितने आग्रह के साथ रचना शैली को अलंकृत करने का प्रयास किया है उतना अन्य किसी भी काल के कवियों ने नहीं किया, इसलिए इसका रीतिकाल नाम न होकर मिश्र बंधु विनोद के अनुसार इसका नाम अलंकृत काल रखा गया।
इस काल को अलंकृत काल कहने का दूसरा कारण एक यह भी है कि इस काल के कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथों के लेखन में विशेष रुचि प्रदर्शित की है। दूसरा कारण क्या बताया गया? दूसरा कारण यह बताया गया कि इस काल के कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथों के लेखन में विशेष रुचि प्रदर्शित की है, विशेष रुचि दर्शाई है या दिखाई है। महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतीराम का ललित ललाम, केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा सूरती मिश्र की अलंकार माला आदि ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से ग्रंथ? महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतीराम का ललित ललाम, केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा सूरती मिश्र की अलंकार माला। ये सभी ग्रंथ किसके हैं? अलंकृत काल के हैं। इनमें क्या है? इनमें कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथों के लेखन में विशेष रुचि प्रदर्शित की, और वो अलंकार निरूपक जो ग्रंथ हैं वो महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतीराम का ललित ललाम, केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा सूरती मिश्र की अलंकार माला है। परंतु इस काल को अलंकृत काल नाम देना उचित नहीं है, क्योंकि अलंकरण की प्रवृत्ति इस काल की विशेष प्रवृत्ति नहीं है। क्या कहा गया कि इसको अलंकृत काल नाम देना विशेष उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अलंकरण की प्रवृत्ति इस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं है। यह प्रवृत्ति दो हिंदी के आदिकाल से लेकर आज तक चली आ रही है। क्या बताया गया कि यह प्रवृत्ति तो हिंदी के आदिकाल से लेकर आज तक चली आ रही है, तो फिर हम इसे सिर्फ इसी को अलंकृत काल क्यों कह रहे हैं? इसलिए यह कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं है, इसको अलंकृत नाम देना उचित नहीं है। दूसरे, यह नामकरण कवियों के केवल बहिरंग पक्ष का सूचक है। इससे कविता के अंतरंग पक्ष, भाव एवं रस की अवहेलना होती है। क्या बताया गया कि कविता का जो केवल बाह्य रंग है या बाह्य पक्ष है, सिर्फ ये उसी का सूचक है। कविता के अंतरंग पक्ष, भाव एवं रस की अवहेलना होती है तथा बिहारी और मतीराम जैसे रस सिद्ध कवि, जिनकी कविता में भाव की प्रधानता है, उनकी कविता के साथ न्याय नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने से इस काल की विशेष प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता की पूर्ण उपेक्षा हो जाती है। तो अलंकृत काल को भी निरर्थक बता दिया गया। क्यों? क्योंकि बताया गया कि ये कविता के केवल बहिर्रंग पक्ष का ही सूचक है, अंतरंग पक्ष या भाव एवं रस की अवहेलना हो जाती है, इसलिए इसको अलंकृत काल हम नहीं कह सकते हैं। अगर हम इसको ही अलंकृत काल नाम दे देंगे तो बिहारी और मतीराम जैसे जो रससिद्ध कवि हैं, जिनकी कविता में भाव की प्रधानता है, उनकी कविता के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने से इस काल की विशेष प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता का भी पूर्ण उपेक्षा हो जाती है। फिर आगे कलाकाल। आगे रीतिकाल को कौन सा नाम दिया गया? कलाकाल। और कलाकाल नाम किसने दिया? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? कलाकाल। तो रसाल जी के अनुसार इस काल को कलाकाल नाम दिया गया। उनका कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां का संपूर्ण शासनकाल कला वेष्टित था। क्या कहना था उनका? कि जो मुगल सम्राट शाहजहां थे, उनका संपूर्ण काल था वो कला वेष्टित था। इस युग में एक और स्थापत्य कला का चरम बिंदु ताजमहल के रूप में काल के गाल का अश्रु बनकर प्रकट हुआ, तो दूसरी ओर कविता भी कलात्मकता से संयुक्त हुई है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का मानना है कि ये जो काल था वो कला वेष्टित था या कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए इस काल को कला काल नाम दे दिया। और उन कलाओं के दो उदाहरण मिले। पहला तो स्थापत्य कला के रूप में, जो ताजमहल के रूप में काल के गाल का अश्रु बनकर प्रकट हुआ, और दूसरी ओर हिंदी कविता की कलात्मकता से संयुक्त हुई। इस काल के कवियों ने विषय की अपेक्षा शैली की ओर अधिक ध्यान दिया। उनकी कविता में चित्रकला का भी योग हुए बिना न रह सका, अतः इसे कलाकाल कहा गया। अतएव यह कलाकाल है।
कलाकाल नाम से भी वस्तुतः कविता के बाह्य पक्ष की विशेषता का ही बोध होता है। कविता का आंतरिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है। साथ ही इस युग की व्यापक श्रृंगारिक चेतना की अवमानना हो जाती है। कहा गया है कि जो कलाकाल है इससे भी क्या होता है कि कविता का सिर्फ बाह्य पक्ष ही दिखाया जाता है या बाह्य पक्ष की विशेषता का ही बोध होता है। कविता का जो आंतरिक पक्ष है वो अछूता रह जाता है, अपेक्षित रह जाता है। इसलिए हम कलाकाल में क्या है कि श्रृंगारिक चेतना की अवमानना हो जाती है, इसलिए हम इसको कलाकाल नाम भी नहीं दे सकते हैं। फिर आगे रीतिकाल को कौन सा नाम दिया गया? श्रृंगार काल। और श्रृंगार काल नाम दिया किसने? श्रृंगार काल नाम दिया पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल नाम दिया। इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त समझा है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्यों समझा है? उनके द्वारा दिया गया यह नामकरण इस काल में प्रयुक्त श्रृंगार रस की प्रधानता को लक्ष्य कर दिया गया है। श्रृंगार काल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें कहा गया कि इस काल में प्रयुक्त श्रृंगार रस की प्रधानता को लक्ष्य कर दिया गया है, परंतु यह नाम भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस की भी कविताएं लिखी हैं। कहा गया कि रीतिकाल को हम सिर्फ श्रृंगार काल नाम देना गलत हो जाएगा, क्योंकि इस काल में श्रृंगारिकता के साथ साथ वीरता का भी वर्णन किया गया है, वीर रस की भी कविताएं लिखी गई हैं, तो फिर हम इसे श्रृंगार काल कैसे कह सकते हैं? साथ ही भक्तिपरक, नीतिपरक रचनाएं भी इस युग में लिखी गई हैं। रीतिकालीन कवियों को मूल स्वर श्रृंगार कभी नहीं रहा है। क्या बताया गया कि जो रीतकालीन कवि थे उनका मूल स्वर श्रृंगार कभी नहीं रहा है। उनका जो मूल स्वर रहा है वो नीतिपरक रचनाएं भी रही, भक्तिपरक और वीर गाथात्मक कविताएं रही हैं। उनका उद्देश्य तो अपनी आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर अर्थोपार्जन करना था। जो वीरकाल के जो रीतिकाल के जो कवि थे, जो श्रृंगार काल के कवि थे, उनका जो मुख्य उद्देश्य श्रृंगारिकता नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना और अर्थोपार्जन करना। आश्रयदाता क्या थे उस समय के? आश्रयदाता विलासी वृत्ति के थे। श्रृंगार में उनकी रुचि को देखते हुए इन्होंने श्रृंगार परक कविताएं लिखी। यद्यपि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु वह स्वतंत्र न होकर सर्वत्र रीति पर आश्रित है, अतः यह नामकरण भी उचित नहीं है। कहा जाता है कि श्रृंगार काल में क्या है, श्रृंगारिकता की प्रधानता तो थी, लेकिन स्वतंत्र नहीं थी, वो रीति पर आश्रित थी, इसलिए इसे हम श्रृंगार काल नहीं कह सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे रीतिकाल की, जो नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रीतिकाल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी के अनुसार इस युग का नामकरण रीतिकाल किया गया है। क्यों किया गया, इसके बारे में जानेंगे। उनका मत है कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह सिद्ध हुआ कि रसों, विशेषता श्रृंगार रस, किसमें विशेषता श्रृंगार रस और अलंकारों में बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में प्राप्त हुए। शुक्ल जी ने क्या बताया कि उनकी जो कविता का उनका जो उद्देश्य था वो कविता करना नहीं था। किसका? जो रीति ग्रंथों के कर्ता थे वो भावुक एवं सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो सिर्फ कविता करना था, वो काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने रसों की, और किस मुख्यतः कौन सा रस? श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं या उनके परिणाम प्राप्त हुए हैं। शुक्ल जी के इस नामकरण का आधार इस काल में रीति ग्रंथों और रीति ग्रंथकारों और सुदीर्घ परंपरा है। इस नाम को सभी विद्वानों ने लगभग एक मत में स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र और विद्वानों में कौन? शुक्ल जी द्वारा दिए गए इस नाम को स्वीकार किया है।
क्या बताया गया कि इस नाम को यानी रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने एक मत होकर स्वीकारा है, जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि सभी विद्वानों ने। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने इस युग के रीतिकाल नाम की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए कहा है, कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा, किंतु रीतिकाल करने से प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती है और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। इस प्रकार रीतिकाल नामकरण अधिक तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार इसका जो रीतिकाल नाम है वो सभी विद्वानों के द्वारा मान्य कर लिया गया है, इसलिए रीतिकाल नाम क्या है, तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक प्रतीत हुआ है और सबसे ज्यादा सर्वमान्य है। फिर हम आगे बात करेंगे 11वीं शताब्दी से अब तक के कालखंड का नामकरण कैसे किया गया। तो संवत 1100 से आरंभ हुए आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल जी ने गद्य के पूर्ण विकास एवं प्रधानता को देखते हुए गद्य काल नाम दिया है। 11वीं शताब्दी से लेकर अब तक के कालखंड को शुक्ल जी ने कौन सा नाम दिया है? शुक्ल जी ने उसे गद्य काल कहा है। क्या कहा है? गद्य काल कहा है। और गद्य काल क्यों कहा है? शुक्ल जी ने गद्य के पूर्ण विकास की प्रधानता को देखते हुए इसे गद्य काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेस के उद्भव को ही आधुनिकता का वाहन मानते हैं। श्याम सुंदर दास इसे नवीन विकास का युग कहते हैं। गद्य का विकास इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। गद्य काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? कि इस काल में गद्य का विकास हुआ, इसीलिए इसका नाम गद्य काल पड़ा। यद्यपि इस काल में कविता के क्षेत्र में भी विविध नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ है, किंतु जैसा विकास गद्य के विभिन्न अंगों का हुआ है वैसा कविता का नहीं हो सका। क्या बताया गया कि इसमें गद्य काल का सर्वाधिक विकास हुआ है। हालांकि इसमें कविता का भी विकास हुआ है, लेकिन जैसे कि गद्य के विभिन्न अंगों का विकास हुआ वैसे कविता का विकास नहीं हो सका है। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है और इन्हें प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान कहा है। कितने चरणों में विभक्त किया है? 3 चरणों में। किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। तो आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है, जो थे प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। अधिकांश विद्वान इन्हें भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल, द्विवेदी काल अथवा जागरण सुधार काल, छायावादी युग तथा छायावादोत्तर युग में प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल मानते हैं। क्या मानते हैं बहुत सारे विद्वान या अधिकांश आधुनिक विद्वान क्या मानते हैं? अधिकांश आधुनिक विद्वान इन्हें भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग में प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल मानते हैं। द्विवेदी युग तक तो आधुनिक युग की धारा सीधी रही। क्या बताया गया कि द्विवेदी युग तक तो आधुनिक युग की धारा सीधी रही, किंतु छायावाद के जन्म के साथ ही उसमें नानावादों और प्रवृत्तियों की बाढ़ सी आ गई। आधुनिक काल की प्रगति इतनी विशाल और बहुमुखी है कि इसे किसी विशिष्ट वाद या प्रवृत्ति की संकुचित सीमा में नहीं बांधा जा सकता। क्या कहा गया है कि आधुनिक युग की धारा द्विवेदी युग तक तो सीधी रही, परंतु छायावाद का जैसे ही जन्म हुआ उसमें बहुत सारी प्रवृत्तियों की बाढ़ सी आ गई। आधुनिक काल की प्रगति इतनी विशाल और बहुमुखी है कि उसमें किसी विशिष्टवाद या प्रवृत्ति की संकुचित सीमा में उसको बांधा नहीं जा सकता है। इसी कारण आदिकाल के समान इस काल को भी आधुनिक काल कहना भी अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। क्या कहा गया? इसी कारण आदिकाल के समान इस काल को भी आधुनिक काल कहना अधिक तर्कसंगत होगा। तो आज की क्लास में हमने बात करी कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा था, उसका नामकरण, काल विभाजन के बारे में बात करी। कल हम इसी क्लास के आगे आदिकाल, वीरगाथा काल के बारे में और संपूर्ण जानकारी करेंगे।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल आपको नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।